वेन की यानी कि ब्रूस वेन की आंखें खुलती है तो वह उसी प्राचीन कुएं में होता है जिसके बारे में उसे अल्फ्रेड ने बताया था, जहां पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, समंदर के बीच ले जाता है और कुछ ही देर बाद न्यूक्लियर बम फट जाता है और इसी के साथ बैटमैन का भी अंत हो जाता है। I am Iron Man. गड़बड़ आ जाएगा। That's not. इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर एक शिकंजा कसा हुआ है। इस आदमी का नाम बेन है और यह अपने प्लान के अकॉर्डिंग डॉक्टर फेबल को किडनैप कर लेता है, जो कि एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है। बेन बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि कभी वह डार्क ऑफ फेरोज ग्रुप का मेंबर हुआ करता था। यह वही ग्रुप है जिसका लीडर राजगुल था, जिसको इस कहानी के पहले भाग में बैटमैन ने मार दिया था। साथ ही डार्क ऑफ सैरोज वही ग्रुप है जिससे खुद ब्रूस वेन ने ट्रेनिंग दी थी और आगे चलकर वह बैटमैन बन गया था। अब तक साम्राज्य को खत्म हुए पूरे 8 साल हो चुके हैं और अब गौतम शहर में जुर्म का नामो निशान नहीं रहा है और पूरा गौतम शहर यह जानता है कि इस सब के पीछे हार्वी डेंट का हाथ है। उसी की वजह से आज पूरे गौतम शहर में शांति है। लोग हार्वी डेंट को अपना हीरो मानते हैं और बैटमैन से पूरा गौतम शहर नफरत करता है, क्योंकि हार्वी डेंट ने जो भी गलतियां की थी, जो भी गलत काम किए थे, उन सब का इल्जाम बैटमैन ने अपने ऊपर ले लिया था ताकि हार्वी डेंट के ऊपर जो लोग का भरोसा है वो कायम रहे। और पिछले 8 सालों में बैटमैन को कभी भी किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस शहर में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जो पूरा सच जानता है और उसका नाम है कमिश्नर गॉर्डन, क्योंकि सब कुछ कमिश्नर गॉर्डन की आंखों के सामने हुआ था। अब वैन कंपनी हार्वी डेंट की याद में उसके लिए एक सम्मान समारोह रखती है। वहां पर कमिश्नर गॉर्डन सब कुछ सच बताना चाहता है कि बैटमैन एक विलन नहीं बल्कि एक हीरो है और हार्वी डेंट ने जो गलत काम किए थे वह सब उसने अपने सिर ले लिए थे, लेकिन वह ऐसा करने से रुक जाता है। इसी समारोह में एक महिला भी होती है जिसका नाम सेलिनी होता है और जब वह ब्रूस वेन के कमरे में जाती है, जहां पर सिर्फ वही जा सकता था जो उसके लिए खाने पीने का सामान लाता था, क्योंकि ब्रूस वेन पिछले 8 सालों में अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था, जिसके कारण उसकी दाढ़ी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उनका शरीर कमजोर हो चुका है। वह स्टिक के सहारे चलते हैं और जब वह सेलिनी को देखते हैं तो सेलिनी के गले में एक हार होता है और यह मोतियों का हार ब्रूस वेन की माँ का होता है। ब्रूस वेन सेलिनी से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस हार को नहीं ले जाने दूंगा, लेकिन सेलिनी ब्रूस वेन को गिराकर वहां से चली जाती है। अब ब्रूस वेन अल्फ्रेड वर्नर से मिलता है। अल्फ्रेड ब्रूस वेन से कहता है इससे पहले कि वो हार बेच दे हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। ब्रूस वेन कहता है कि यह यहाँ चोरी करने के लिए नहीं आई है, दरअसल उसने हार इसलिए लिया क्योंकि वह उसे पसंद था। वह यहाँ पर मेरे फिंगरप्रिंट लेने आई थी। वह एक बहुत शातिर चोर है जिसने कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। यह बहुत बड़ी धोखेबाज है। अल्फ्रेड ब्रूस से समझाता है कि तुम्हें कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ब्रूस वेन इनकार करते हुए कहता है कि इस दुनिया में मेरे लिए अब कुछ नहीं है। दरअसल ब्रूस पिछले 8 सालों से घर से बाहर इसलिए नहीं निकला क्योंकि वह रचेल से बहुत प्यार करता था, जिसकी अब मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सेलिनी को दिखाया जाता है कि वह ब्रूस वेन के फिंगरप्रिंट का सौदा करने के लिए एक आदमी के पास जाती है, लेकिन वह आदमी उसे धोखा दे देता है। फिर सेलिनी अपनी चालाकी से वहां पर पुलिस को बुला लेती है। सेलिनी वहां से भाग जाती है, लेकिन कमिश्नर गॉर्डन को वहां उन लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है। लेकिन कमिश्नर गॉर्डन किसी तरह से वहां से निकल जाते हैं, पर वह बहुत बुरी तरह से जख्मी होते हैं, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है। वहीं एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम जॉन होता है वह ब्रूस वेन के पास जाता है। दरअसल इसका बचपन एक अनाथ आश्रम में गुजरा था जो ब्रूस वेन की कंपनी की चैरिटी पर चलता था और इस इंस्पेक्टर को यह भी पता होता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। बचपन में ही उसे यह बात पता चल चुकी थी। इंस्पेक्टर ब्रूस को बताता है कि अब अनाथ आश्रम नहीं चलता क्योंकि वहां पर कोई चैरिटी नहीं आती और साथ ही यह भी कहता है कि बैटमैन को गोथम शहर की जरूरत है। इसके बाद इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। अब ब्रूस वेन अल्फ्रेड से पूछता है कि अनाथ आश्रम में चैरिटी क्यों नहीं आती। अल्फ्रेड ब्रूस को बताता है कि अनाथ आश्रम में जो चैरिटी का पैसा जाता था वह वैन कंपनी के प्रॉफिट से जाता था और जब कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो पैसा कैसे जाएगा। वैन को यह भी पता चलता है कि उसकी कंपनी की हालत बहुत खराब है और अब वह यह फैसला करता है कि वह अपने घर से बाहर निकलेगा। वह सबसे पहले हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि उसे अपने घुटने में परेशानी है। वहां पर डॉक्टर उसे बताता है कि आपके घुटने की कार्टिलेज ही नहीं है, यानी उसके घुटने की कंडीशन बहुत खराब है। और इसी हॉस्पिटल में कमिश्नर गॉर्डन भी होते हैं। दरअसल
इसीलिए ब्रूस वेन यहाँ पर होता है और वह कमिश्नर गॉर्डन से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन वह नकाब से अपने चेहरे को छुपा लेता है। कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन को बताते हैं कि बैटमैन को वापस लौटना होगा क्योंकि अपराध को हमने जहां दफन कर दिया था वहां से अपराध दोबारा उभर आया है। यहाँ पर गॉर्डन ने अंडरग्राउंड यानी बेसमेंट में देखा था कि वहां पर पूरी एक गैंग तैयार हो रही है। बैटमैन यानी ब्रूस वेन वहां से चला जाता है। वहां पर सेलिना भी होती है जिसने उसके फिंगरप्रिंट उसके घर से चुराए थे और साथ ही वह नेकलेस भी जो उसकी माँ का था। यहाँ पर ब्रूस वेन उसके साथ डांस करता है। वह यहाँ पर एक चोरी करने के लिए आई थी, लेकिन ब्रूस कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम एक चोर हो। ब्रूस ने उसका हार उसके गले से उतार लिया और सेलिना वहां से चली जाती है। लेकिन बाद में ब्रूस वेन को पता चलता है कि वह हार तो दे गई लेकिन उसकी गाड़ी वहां से ले गई। अब ब्रूस वेन फोक्स के पास जाते हैं जिसे उसने अपनी कंपनी का सीईओ बना दिया था और साथ ही साथ फोक्स वह आदमी है जो उसे बैटमैन का सूट और सारे हाईटेक इक्विपमेंट दिया करता था। लेकिन अब वह बैटमैन नहीं बनता, साथ ही वह अपनी कंपनी में भी कभी नहीं आता, इसलिए फोक्स से बहुत सालों बाद मिल रहा है। वह फोक्स से पूछता है कि हमारी कंपनी इतने लॉस में क्यों चली गई कि हम एक अनाथ आश्रम में चैरिटी भी नहीं कर सकते। फोक्स उसे बताता है कि यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपने अपनी कंपनी को बहुत सारे पैसा एक प्रोजेक्ट में लगाया था जिस प्रोजेक्ट का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, और बाद में आपने उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया। और ब्रूस ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अब भी वह प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करना चाहता। फोक्स यहाँ पर ब्रूस वेन को एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी दिखाता है जो उसने बनाया है। वह कहता है कि इसको मैं नहीं बनाया है, लेकिन इसमें ऑटो पायलट नहीं है, यानी कि यह अपने आप नहीं चल सकता। यानी अगर इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को चलाना है तो इसके अंदर किसी ना किसी को बैठना होगा। इसके बाद ब्रूस वेन वहां से चला जाता है और वह अपने घुटने का इलाज कराने जाता है जहां पर उसे रोबोटिक सपोर्ट लगता है ताकि वह सीधा चल सके। और साथ ही अब वह एक बार फिर से 8 साल के बाद ब्रूस वेन बैटमैन का सूट पहन लेता है। हालांकि अल्फ्रेड नहीं चाहता है कि ब्रूस ऐसा करे। अल्फ्रेड जानता है कि ब्रूस वेन अब कमजोर है, वह पहले जैसा नहीं रहा। अल्फ्रेड ब्रूस को बैंक के बारे में बताता है। वह कहता है कि इस दुनिया में एक प्राचीन जगह पर एक गहरा कुआं है जहां पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उस कुएं से कभी कोई बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन बैन वहां से निकला और इसके बाद वह उस ग्रुप का हिस्सा बना जिसका नाम है लीग ऑफ सैरोज। उसे राजकुल ने ट्रेनिंग दी है, वह इंसान जिसने कभी आपको भी ट्रेनिंग दी थी। मतलब कि वह इंसान बहुत खतरनाक है। लेकिन बैटमैन अल्फ्रेड की बात नहीं सुनता और वह गोथम शहर की गलियों में निकल पड़ता है। फिर यह दिखाया जाता है कि बैन और उसके आदमी शेयर मार्केट के अंदर घुस जाते हैं और वहां पर ब्रूस वेन के जो फिंगरप्रिंट होते हैं जो कि सेलिना ने ब्रूस वेन के घर से चुराए थे, उनका इस्तेमाल करके वैन कंपनी के नाम से मार्केट से बहुत गलत शेयर्स खरीद लेता है, जिससे वैन कंपनी पूरी तरह से डूब जाती है। लेकिन तभी बाहर पुलिस आ जाती है और वह यहाँ से इंटरनेट का कनेक्शन पूरी तरह से काट देती है। लेकिन मोबाइल का इंटरनेट अभी भी चल रहा होता है, जिससे सारी प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। बैन और उसके आदमी यहाँ से भाग जाते हैं और बैटमैन बैन के आदमी का पीछा करता है जिसके पास वह सिस्टम और टैबलेट है जिसके अंदर ये पूरी प्रोसेसिंग चल रही है, जिसमें वह वैन कंपनी के उल्टे सीधे शेयर्स खरीद रहे थे। लेकिन जब तक बैटमैन उसे पकड़ता है वह प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है, यानी उन्होंने सारे शेयर्स खरीद लिए। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस बैटमैन को पकड़ना चाहती है क्योंकि पिछले 8 सालों में पहली बार बैटमैन को देखा गया था और उसके ऊपर जिसे गौतम शहर हीरो मानता है 2 पुलिस वालों के कत्ल का इंजाम है। पुलिस उसका पीछा करना चाहती है, लेकिन बैटमैन अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में जो फोक्स ने उसके लिए बनाया था उसमें बैठकर वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेलिना को दिखाया जाता है, वह उस आदमी के घर पर जाती है जिसे उसने ब्रूस वेन के फिंगरप्रिंट्स दिए थे और होश की तिजोरी से कुछ चोरी करना चाहती है, लेकिन उसकी तिजोरी खाली होती है। दरअसल सेलिना ने ब्रूस वेन के फिंगरप्रिंट्स इसलिए चुराए थे क्योंकि जिस आदमी को वह फिंगरप्रिंट्स दे रही थी उसके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसका नाम था क्लीनजी, जिससे किसी भी इंसान के पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से हटाया जा सकता था। और क्योंकि सेलिना का एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, इसलिए वह अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को हटाना चाहती थी और इसी वजह से उसने उसके फिंगरप्रिंट चुराए थे। लेकिन वह आदमी बताता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर कभी पूरा बना ही नहीं। इस पर वह कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा सॉफ्टवेयर बन चुका है, लेकिन अब मुझे पता चला कि यह सॉफ्टवेयर अंडरवर्ल्ड की एक अफवाह थी। यह आदमी जिसने सेलिना से झूठ बोलकर ब्रूस वेन के फिंगरप्रिंट्स चुराए थे, उसका नाम दगित होता है और यह बैन के साथ मिला हुआ होता है क्योंकि यह ब्रूस वेन की कंपनी को हड़पना चाहता है। अब यहाँ पर सेलिना डिसाइड कर रही होती है कि
कि तभी वहां पर दगित के काफी सारे लोग आ जाते हैं और इससे पहले कि वो सेलिना पर हमला कर देते, बैटमैन वहां पहुंच जाता है और वह सेलिना को बचा लेता है। अब अगले दिन न्यूज़पेपर में यह खबर आती है कि ब्रूस वेन की कंपनी ने जितने भी शेयर्स मार्केट में खरीदे थे, वह सारी कंपनियां रात को 12 बजे डूब गई और अब ब्रूस पूरी तरह से कंगाल हो चुका है और वह किसी भी तरह से अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को जो उसकी कंपनी में है लीक होने नहीं देना चाहता। इसलिए वह मिरांड नाम की एक महिला को अपनी कंपनी का सीईओ बना देता है। यह महिला समाज के लिए बहुत अच्छे काम करती है और साथ ही यह एक कामयाब बिजनेस वूमेन भी है। मिरांडा के सीईओ बनने के बाद बेन पूरी तरह से बौखला जाता है क्योंकि यह पोजीशन वह खुद के लिए चाहता था। फिर वह बैंक के पास जाता है, लेकिन बेन उसे कहता है कि जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इसके बाद वह दगित को मार देता है। वहीं ब्रूस वेन और मिरांडा दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन ब्रूस वेन अब किसी भी तरह से बेन को खत्म करना चाहता है, जिसके लिए उसे सेलिना की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि सेलिना को पता होता है कि बेन का अड्डा कहाँ है और वह बैटमैन बनकर बेन के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां पर बेन और बैटमैन के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। लेकिन बेन बहुत स्ट्रोंग होता है, बैटमैन उसके सामने टिक नहीं पाता क्योंकि पिछले 8 सालों में वह एक कमरे में बंद था, वह कमजोर हो चुका था। बेन बैटमैन को यह भी बताता है कि राजगुल का अधूरा सपना अब वह पूरा करेगा। यह सपने का मतलब था कि वह गोथम शहर को पूरी तरह से नष्ट और भ्रष्ट कर देना चाहता था और साथ ही साथ बेन को यह भी पता होता है कि ब्रूस ही बैटमैन है। ब्रूस वेन के वो सारे हथियार जो वह बैटमैन बनकर इस्तेमाल करता था, अब उन सब हथियार पर अपना कब्जा कर लेता है और बैटमैन को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब बैटमैन की यानी कि ब्रूस वेन की आंखें खुलती है तो वह उसी प्राचीन कुएं में होता है जिसके बारे में उसे अल्फ्रेड ने बताया था कि बेन का बचपन उसी कुएं के अंदर गुजरा था, जहां पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसे कुएं से आज तक कोई भी बाहर नहीं निकल पाया, सिर्फ एक आदमी के अलावा, जिसका नाम है बेन। वहीं दूसरी तरफ बेन ब्रूस वेन की कंपनी वेन इंटरप्राइजेज में पहुंच जाता है और वहां पर वह मिरांडा को, फोक्स को और एक बोर्ड मेंबर को अपने कब्जे में ले लेता है। वह उन्हें जमीन की गहराइयों में बेसमेंट में लेकर जाता है जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर है। दरअसल वह इस न्यूक्लियर बम को एक्टिव करना चाहता है और इसे ऑन करने के लिए उसे वेन कंपनी के 3 बोर्ड मेंबर के हाथों के प्रिंट की जरूरत होती है। हालांकि पहले फोक्स ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन जब बेन तीसरे बोर्ड मेंबर को मारने की धमकी देता है तो मिरांडा कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम इसे नहीं रोक सकते, और वह अपने हाथों के प्रिंट को मशीन पर लगा देती है। इसके बाद फोक्स और तीसरा बोर्ड मेंबर भी ऐसा ही करता है, जिससे यह प्रोग्राम शुरू हो जाता है। इस कहानी की शुरुआत में बेन ने एक आदमी को अगवा किया था जिसका नाम पेवेल है और यह वही साइंटिस्ट होता है जिसने इस प्रोग्राम पर काम किया था और सिर्फ यही इस न्यूक्लियर बम को एक्टिव कर सकता था। वेन पेवेल से कहता है कि तुम अपने काम पर लग जाओ, यानी कि इस बम को एक्टिव करो। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में यह दिखाया जाता है कि कमिश्नर गॉर्डन को जब यह पता चलता है कि बेन ने वेन की कंपनी पर कब्जा कर लिया है और उसके 3 बोर्ड मेंबर को अपने कब्जे में ले लिया है, तो कमिश्नर गॉर्डन यह ऑर्डर देते हैं कि शहर में जितने भी पुलिस वाले हैं उन्हें अंडरग्राउंड सुरंगों में लेकर जाओ और बेन को बाहर निकालो। लेकिन यह भी बेन की एक चाल होती है। जब शहर में पुलिस वाले उन सुरंगों के अंदर होते हैं तो वहां पर कई ब्लास्ट होते हैं, जिससे सभी पुलिस वाले उन सुरंगों के अंदर फंस जाते हैं। इसके बाद बेन मैच के दौरान बहुत सारे ब्लास्ट करता है ताकि वह अपना संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। क्योंकि यह मैच लाइव चल रहा होता है, सबसे पहले वहां पर पेवेल आता है और सबको बताता है कि न्यूक्लियर बम एक्टिव हो चुका है और उसे सिर्फ वही बंद कर सकता है, यानी कि पेवेल। यह बोलने के बाद बेन पेवेल को मार देता है, यानी अब न्यूक्लियर बम को कोई भी नहीं रोक सकता, उसे बंद नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ वह इस शहर में जितने भी मुजरिम होते हैं, जो सभी एक जेल में होते हैं, उन सबको आजाद करवा देता है। और साथ ही साथ बेन यहाँ पर कमिश्नर गॉर्डन को वह लेटर भी पढ़ देता है जो स्पीच वह कभी देना चाहता था। इस लेटर में लिखा होता है कि बैटमैन ने हार्वी डेंट को नहीं मारा, बल्कि जितने भी हार्वी डेंट ने गलत काम किए थे उन सबको बैटमैन ने अपने सर ले लिया था। हार्वी डेंट मेरे बेटे को मारना चाहता था, लेकिन बैटमैन ने मेरे बेटे को बचाया और उसने सारे आरोप अपने ऊपर ले लिए ताकि हार्वी डेंट के ऊपर जो इस शहर का भरोसा है वो कभी ना टूटे। लेकिन अब गौतम शहर को सच्चाई पता चल चुकी है। बेन ने उस न्यूक्लियर बम को एक ट्रक में डलवाया होता है जो लगातार पूरे शहर में मूव कर रहा होता है। अब 5 महीने के बाद यह बम अपने आप ही फट जाएगा, लेकिन इस न्यूक्लियर बम का
एक रिमोट कंट्रोल भी होता है जो बेन के पास नहीं होता, वह किसी और के पास होता है, लेकिन वह कौन है किसी को कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि बैटमैन जिस कुएं के अंदर होता है वहां पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं और इस कुएं से आज तक सिर्फ एक ही बच्चा निकल पाया है। धीरे धीरे बैटमैन रिकवर करना शुरू कर देता है। वह दिन रात एक्सरसाइज करता है क्योंकि वह अपने शरीर को पहले की तरह स्ट्रॉन्ग और सेहतमंद बनाना चाहता है। वह किसी भी तरह से यहाँ से निकलकर अपने गौतम शहर को बचाना चाहता है। आज उसे यहाँ पर पूरे 4 महीने हो चुके हैं और 4 महीने में वह 2 बार यहाँ से निकलने की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन दोनों बार वह गिर जाता है और कुएं से बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन वह जमीन पर इसलिए नहीं गिरता क्योंकि उसे रस्सियों से बांधकर रखा जाता है। यहाँ पर उसके अलावा भी कई लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। तभी वहाँ पर एक आदमी उसे बताता है कि यहाँ से आज तक सिर्फ एक ही बच्चा निकला है और वह यहाँ से इसलिए निकल पाया क्योंकि वह यहीं पैदा हुआ था। जब उसकी माँ को यहाँ पर छोड़ा गया था तब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी और उसके अंदर मौत का डर नहीं था। इसके बाद ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन एक बार फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह अपने शरीर से रस्सियां नहीं बांधता बल्कि बिना रस्सियों के वहां से निकलने का फैसला करता है। और अगर अब वह गिरा तो इसका मतलब है मौत। बैटमैन धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है और जिस जगह से वह बार बार गिर जाता था वहां पर एक बार बिना डरे छलांग लगाता है, लेकिन इस बार वह दूसरी तरफ पहुंच जाता है और अब इस तरह से बैटमैन इस मौत के कुएं से बाहर निकल जाता है। यहाँ से निकलने के बाद वह सीधा गौतम शहर आता है और सेलिना से मिलता है। सेलिना को वह सॉफ्टवेयर देता है जो उसे चाहिए था, जिससे वह अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड मिटा सकती है। हालांकि उसे यह बोला गया था कि ऐसा सॉफ्टवेयर बना ही नहीं, लेकिन यह सच नहीं था। वह सॉफ्टवेयर था और वह ब्रूस वेन के पास था। वह सेलिना को सॉफ्टवेयर इसीलिए देता है क्योंकि वह जानता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर सच्चाई है और साथ ही साथ वह उसकी मदद से लूसियस फोक्स तक पहुंचना चाहता है, जो उसकी कंपनी का पुराना शख्स है, जो उसके लिए बैटमैन के सारे हथियार बनाता है। फोक्स यह जानता है कि न्यूक्लियर बम को फटने से कैसे रोका जा सकता है। सेलिना ब्रूस को उस जगह ले जाती है जहां पर फोक्स होता है और वह फोक्स को छुड़ा कर ले आते हैं और अब ब्रूस वेन एक बार फिर से अपना बैटमैन का सूट पहन लेता है क्योंकि उसे गौतम शहर को बचाना है। फोक्स बैटमैन को एक डिवाइस देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने इसे उस जगह पर रख दिया जहां न्यूक्लियर बम है तो कोई भी उसे रिमोट से ब्लास्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि 12 घंटे बाद न्यूक्लियर बम को पूरे 5 महीने हो जाएंगे और वह बम फट जाएगा। बैटमैन उसे लेकर जेम्स गॉर्डन के पास जाता है और वह उसे कहता है कि इसे उस जगह रख देना जहां पर न्यूक्लियर बम है। जेम्स गॉर्डन और उसकी टीम ने ट्रक का पता लगा लिया है जिसके अंदर न्यूक्लियर बम है और कमिश्नर जेम्स गॉर्डन उस ट्रक की तरफ निकल पड़ता है जो लगातार चल रहा होता है। इसके बाद बैटमैन सेलिना के पास जाता है और उसे अपनी बैटमैन की बाइक देता है। वह उससे कहता है कि शहर की सुरंगें बंद हो चुकी हैं जिसके अंदर पुलिस वाले फंस चुके हैं, लेकिन मेरी बाइक की तोपों में इतना बारूद है कि वह उन सुरंगों को खोल देगी। सेलिना बाइक पर बैठ जाती है और वह कहती है मैं उन्हें आजाद करने के बाद यहाँ से निकल जाऊंगी क्योंकि यह शहर अब पूरी तरह से तबाह होने वाला है। सेलिना वहां से निकल जाती है और वह सुरंग के अंदर फंसे हुए सभी पुलिस वालों को आजाद कर देती है और वे सारे के सारे पुलिस वाले आजाद होकर बैन के आदमियों पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर बैटमैन भी पहुंच जाता है और इनके बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई होती है, लेकिन अब बैटमैन पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। वह बैन के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है और जब इन दोनों के बीच में मुठभेड़ हो रही होती है तभी बैन के मुंह पर जो शिकंजा लगा होता है वह टूट जाता है, जिससे बैन को सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। बैटमैन बीच से पूछता है मुझे बताओ कि वो रिमोट कंट्रोल कहाँ है जिससे न्यूक्लियर बम फट सकता है। मैं जानता हूँ कि तुम राजगुल के बेटे हो और मुझसे पहले तुम ही एक ऐसे इंसान थे जो इस मौत के कुएं से भागने में कामयाब हुए थे। दरअसल बैटमैन को इस मौत के कुएं में लोगों ने बताया था कि आज से पहले जो बच्चा यहाँ से भागने में कामयाब हुआ था वह राजगुल का बेटा था। राजगुल वह इंसान है जो लीग ऑफ शैरोज ग्रुप का लीडर था, जो गौतम शहर को तबाह करना चाहता था और जिसे बैटमैन आज से कई साल पहले मार चुका था। अब जैसे ही बैटमैन ने उससे पूछा तभी उसे कोई पीछे से चाकू मारता है। जब बैटमैन पीछे देखता है तो वहां पर मिरांडा होती है। मिरांडा वही लड़की है जिस पर बैटमैन को यानी कि ब्रूस वेन को बहुत ज्यादा भरोसा था। बैटमैन मिरांडा को देखकर हैरान हो जाता है। मिरांडा बैटमैन को बोलती है कि राजगुल का बेटा नहीं बल्कि बेटी थी और वह मैं हूँ।
जो उस मौत के कुएं से भागने में सफल हुई थी। इसके बाद मैंने अपने दादा राजगुल को ढूंढा और उन्होंने वहां से बैन को बाहर निकाला, क्योंकि बैन ने मुझे मौत के कुएं से निकलने में मेरी मदद की, जिसकी वजह से मैं इतनी मारी गई कि मेरा चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया। इसलिए मेरे चेहरे पर यह सिकन है, जिससे मुझे अपने चेहरे का दर्द कम महसूस होता है। मेरे पिता ने उसे लीग ऑफ शैडोज से निकाल दिया, क्योंकि उन्हें बैन में एक शैतान नजर आता था, लेकिन उसकी सिर्फ एक गलती थी कि वह मुझसे प्यार करता था। मुझे मेरे पिता से नफरत हो गई और यह नफरत तब खत्म हुई जब तुमने मेरे पिता को मार दिया। इसके बाद वह रिमोट को निकालती है, जिससे वह न्यूक्लियर बम को यहाँ से ब्लास्ट कर सकती है। हालांकि बैटमैन उसे मना करता है। वह कहता है ऐसा मत करो, पूरा गौतम शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन मिरांडा उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि वह अपने पिता राजगुल का सपना पूरा करना चाहती है, जो पूरे गौतम शहर को तबाह करना चाहते थे, और वह रिमोट का बटन दबा देती है। लेकिन न्यूक्लियर बम नहीं फटता, क्योंकि तब तक कमिश्नर गॉर्डन उस गाड़ी में जिसमें न्यूक्लियर बम होता है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रख देते हैं, जो पूरे सिग्नल को जाम कर देता है। अब मिरांडा बैटमैन को बैन के हवाले कर देती है और वहां से निकल जाती है, क्योंकि वह उसे गाड़ी को अपना कब्जे में लेना चाहती थी जिसमें न्यूक्लियर बम है। यहाँ पर बैन बैटमैन को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर सेलिना आ जाती है और वह बैटमैन की गाड़ी से फायर करके बैन को खत्म कर देती है। इसके बाद बैटमैन अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से और सेलिना बैटमैन की बाइक से मिरांडा का पीछा करते हैं, जो कि गाड़ी में होती है जिसमें न्यूक्लियर बम है। अब इसे 5 महीने पूरे होने वाले हैं और यह फटने वाला है, इसलिए बैटमैन किसी भी कीमत पर इस न्यूक्लियर बम को हासिल करना चाहता है। सेलिना और बैटमैन दोनों मिलकर मिरांडा के सभी आदमियों को मार देते हैं और जिस ट्रक में न्यूक्लियर बम होता है वह फ्लाईओवर से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से मिरांडा की मौत हो जाती है। अब बैटमैन के पास एक ही रास्ता है कि वह इस न्यूक्लियर बम को इस शहर से दूर ले जाए। गौतम शहर चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, जहां पर 12 करोड़ लोग रहते हैं। अब अगर यह बम यहाँ पर फट गया तो 12 के 12 करोड़ लोग मारे जाएंगे। इसलिए बैटमैन अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के साथ उस न्यूक्लियर बम को बंद कर देता है और उसे समंदर के बीच ले जाता है, और कुछ ही देर बाद न्यूक्लियर बम फट जाता है और इसी के साथ बैटमैन का भी अंत हो जाता है। बैटमैन उस न्यूक्लियर बम से पूरे गौतम शहर को बचा लेता है, लेकिन इसमें वह अपनी जान गंवा देता है। अब कमिश्नर जेम्स गॉर्डन भी जानते थे कि ब्रूस वेन ही बैटमैन था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी जान बच जाती अगर जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में वह उस बम को लेकर गया था वह ऑटो पायलट होता, यानी कि अपने आप चलने वाला होता। लेकिन फोक्स जिसने इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को बनाया था वह इसे ऑटो पायलट नहीं बना पाया। फोक्स अपने कुछ इंजीनियर से बात कर रहा होता है और कहता है हमें इसे ऑटो पायलट बना देना चाहिए। तभी वह इंजीनियर से बोलता है यह ऑलरेडी ऑटो पायलट है, इसे 6 महीने पहले ऑटो पायलट कर दिया गया था। फोक्स पूछता है इसे किसने ऑटो पायलट किया? वो कहता है ब्रूस वेन ने, और फोक्स समझ जाता है कि ब्रूस कहीं ना कहीं जिंदा है और उसकी मौत की खबर झूठी है। वहीं दूसरी तरफ अल्फ्रेड, जिसने बैटमैन को यानी कि ब्रूस वेन को उसके माँ बाप के मरने की बात बताई थी, वह छुट्टियों में हमेशा एक जगह कॉफी पीने जाता है, और जब वहां पर वह बैठा होता है तो वह देखता है कि सामने की टेबल पर ब्रूस वेन बैठा हुआ है और उसके साथ सेलिना भी है। यह देखकर अल्फ्रेड को खुशी होती है, लेकिन वह उसके पास नहीं जाता, क्योंकि वह नहीं चाहता कि दुनिया को यह पता चले कि ब्रूस वेन जिंदा है। वह उसके लिए ऐसी जिंदगी चाहता था। अब गौतम शहर, जो पहले बैटमैन से नफरत करता था, अब उस गौतम शहर को पूरी तरह से पता चल गया था कि बैटमैन एक हीरो था। उसने जो कुछ भी किया गौतम शहर के लोगों के लिए ही किया। और साथ ही साथ वह अनाथ बच्चा जो इंस्पेक्टर था वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर बैटमैन अपने सारे उपकरण रखता था, जिससे यह पता चलता है कि आने वाले समय में जब भी गौतम शहर को बैटमैन की जरूरत होगी तो जॉन ब्लैक, जिसका लीगल नाम रॉबिन है, वह गौतम शहर की रक्षा बैटमैन के हथियारों से और उसके सूट से करेगा। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी को क्रिस्टोफर नोलान ने डायरेक्ट किया है और यह 16 जुलाई 2012 को न्यूयॉर्क सिटी में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट $250 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.085 बिलियन की कमाई की थी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को